गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैरियर फाउंडेशन का ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी का है। उस टॉपिक का नाम है भूकंप। देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं भूकंप के बारे में। भूकंप को बहुत लोग देखे भी है और बहुत लोग फील भी किए भूकंप को, है ना। कभी कभी भूकंप फील किए होंगे आप कि घर में बैठे हुए हो, है ना, सोए हो तो घर क्या होता है, डोलने लगता है ना, या चेयर क्या करता है, डोलने लगता है। मतलब क्या फील हो रहा है, मतलब हलचल हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हलचल। और हलचल के कारण से क्या हो रहा है हमारा, तो भूकंप आ जा रहा है। हमारा पृथ्वी में क्या होता है, डोलने लगता है। ठीक है, तो उसी भूकंप के बारे में हम लोग बात करेंगे। भूकंप है क्या, भूकंप के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो भूकंप के क्या हानि है, भूकंप के कितने प्रकार है भूकंप का कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन कौन से एरिया में भूकंप अधिक आते हैं और कौन से एरिया में कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह भूकंप नहीं आते, कुछ स्पेशल एरिया होते हैं जहाँ पे भूकंप आते हैं। और जब भूकंप आते हैं तो बहुत ज़्यादा विनाश लाते हैं और इससे जान माल दोनों की क्या होती है, हानि होती है। क्लियर है। तो भूकंप जब आता है तो कुछ प्राकृतिक कारणों से भूकंप आते हैं और कुछ मानव के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। आज हम लोग वही देखेंगे कि भूकंप होता क्या है। सबसे पहली बात है, भूकंप होता क्या है और भूकंप की उत्पत्ति कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जो भी चीज बताऊंगा बोर्ड में उस चीज को आराम से देखिएगा। चलिए, तो देखिए ये जो दिख रहा, आज हम डायग्राम देख रहे, जो मतलब दिल दहलान देने वाला क्या हमारा ये एक नज़ारा है, जिसका देखिए भूकंप आने देखिए बड़े बड़े जो बिल्डिंग है वो क्या हो गया, धाराशायी हो गया है। और इससे क्या होता है, जान माल दोनों का, माल का मतलब क्या हो गया, यहाँ की बहुत सारे जो वस्तुएं वो क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और इस बिल्डिंग में जो लोग होते थे, जो लोग रहते थे, उन लोगों को भी क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जान माल दोनों को क्या हुआ, इससे नुकसान हुआ भूकंप के आने से। ठीक है, और ये देखिए भूकंप कभी बता के नहीं आता है कि भूकंप में कब आऊंगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल है, भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग बच सकते हैं, कुछ सावधानियों को बरतेंगे तो क्या भूकंप से बचाव किया जा सकता है, पर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप, भूकंप, ठीक है, मतलब भूकंप का मतलब क्या, भूमि, भू का मतलब क्या, भूमि, और कंप मतलब भूमि का कांपना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, तो भूकंप कहलाता है। अब देखिए भूमि किस कारण से कांपेगा, भूमि किस कारण से यहाँ पे कपेगा, मतलब कंपन होगा भूमि में, किस कारण से कंपन होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है कि भूमि का कंपन, इसी कारण से हमारा क्या हो रहा है, तो भूकंप आ रहा है। तो देखिए हमारा जो अंदर है, मतलब पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण, ठीक है, कौन सा, तो पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात। ठीक है, तो पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण से ऊर्जा का क्या होता है, निष्कासन होता है, मतलब ऊर्जा का रिलीज होता है। ठीक है, और इसी ऊर्जा के क्या होता है, निष्कासन से किसकी उत्पत्ति होती है, तो तरंगों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति है, तरंगों की उत्पत्ति होती है, मतलब वेव की उत्पत्ति होती है। और यही तरंग क्या होता है कि चारों तरफ क्या होता है, तो फैल जाता है। यही तरंग क्या, तो चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, और जिसके वजह से क्या आता है हमें, तो भूकंप आता है। जिसके वजह से यही तरंग क्या होता है कि चारों तरफ फैल जाता है और फैलकर पृथ्वी में क्या उत्पन्न करती है, कंपन उत्पन्न करती है। इसी कंपन को हम क्या बोलेंगे, भूकंप कहते हैं। क्लियर है। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के कारण से तरंगों की उत्पत्ति होती है। किसकी, तरंगों की उत्पत्ति होती है। और यही तरंग सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी में क्या लाती है, कंपन लाती है। उसी कंपन को हम लोग क्या बोलेंगे, भूकंप, मतलब भूकंप, मतलब भूमि क्या हो गया, भैया कांप गया। चलिए, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए कैसे यहाँ पे हमारा ऊर्जा का क्या होगा, रिलीज होगा, ऊर्जा के तरंग कैसे निकलेगा और किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये क्या हमारा, पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी ये हमारा सरफेस है, ये पृथ्वी है। तो भूकंप कहीं भी आ सकता है, भूकंप यहाँ भी आ सकता है, भूकंप की उत्पत्ति यहाँ भी हो सकती है, भूकंप की उत्पत्ति यहाँ भी हो सकती है, मतलब भूकंप की उत्पत्ति यहाँ भी हो सकती है। मतलब भूकंप की जो उत्पत्ति हो रही है ना, मतलब भूकंपीय तरंगों की जो उत्पत्ति हो रही है वो कहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए सपोज कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है, ठीक है, तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं,
कहने का मतलब है कि वह जगह जहां पर ऊर्जा तरंगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, वह जगह जहां पे ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप का उद्गम केंद्र। उसे क्या कहा जाएगा, भूकंप का उद्गम केंद्र। याद रखिएगा, भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाएगा। या उसी को बोलते हैं हम लोग भूकंप मूल। क्या कहेंगे, तो भूकंप मूल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फोकस। या इसी को बोलते हैं हाइपो सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो हाइपो सेंटर। ध्यान समझिएगा। ठीक है, मतलब वो जगह, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग यहां पे, क्या लिख सकते हैं, वो जगह ठीक है, वो जगह जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्लियर है, उत्पत्ति होती है। तो उद्गम केंद्र किसे कहेंगे, या भूकंप मूल, या फोकस, या हाइपोसेंटर। वो जगह जहां से ऊर्जा तरंगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप का उद्गम केंद्र बोलेंगे या भूकंप मूल कहेंगे। उसी को इंग्लिश में फोकस या हाइपोसेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लें यहाँ पे क्या हो गया, ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति हो गया। अब यही ऊर्जा तरंग धीरे धीरे क्या होगा, हमारा फैलेगा, धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा, और धीरे धीरे फैल के ये कहाँ पहुंचेगा, हमारा सरफेस पे पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा, सरफेस पे। क्योंकि भाई अगर तरंग की अगर उत्पत्ति हो रही है, यहाँ पर अगर वेव निकल रहा है, तो वेग का क्या होगा, फैलाव होगा धीरे धीरे। वेग जो वेव है हमारा, तरंग है, वो क्या धीरे धीरे फैलेगा, और फैलते फैलते ये कहाँ पहुंच जाता है, जब सरफेस में पहुंच जाता है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या कहा जाएगा, अधिक केंद्र, अधिक केंद्र। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो इपी सेंटर, इपी सेंटर। इसको याद रखिएगा, इपी सेंटर। मतलब बोल सकते हैं कि वो यह बिंदु, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे भूकंप तरंगों की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। क्लियर है, तो लिख लीजिए यहां पे, वो बिंदु जहां, देखिए वो बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, क्लियर, भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है। क्लियर है, तो अधिक केंद्र किससे कहेंगे, जैसे यहां से क्या निकला, वेव निकला, हमारा तरंग निकला, तरंग का क्या हुआ, संचरण हुआ, तरंग धीरे धीरे क्या ऊपर की ओर फैला, और जाके कहां पे पहुंचता है, सरफेस पे पहुंचता है। जहां पे सरफेस पे मतलब वो बिंदु है अधिक केंद्र, जहां पे भूकंपीय तरंग क्या सबसे पहले पहुंचती है, उसे भूकंप का अधिक क्या कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है। क्लियर है, और ये याद रखिएगा हमेशा कि ये जो हमारा ईपी सेंटर जो बनेगा, हमारा जो अधिक केंद्र बनेगा, जो ईपी सेंटर जो हमारा बनेगा, वो कहां से, भूकंप के ठीक ऊपर बनेगा। कहां बनेगा, तो भूकंप के ठीक ऊपर बनेगा। याद रखिए कहां पे, तो भूकंप के ठीक ऊपर या 90 डिग्री पे बनेगा। कहां बनेगा, या तो ठीक ऊपर या तो फिर 90 डिग्री के कोण पर ये बनाएगा। कौन, तो ईपी सेंटर। कहां से, तो फोकस से। क्लियर है, तो फोकस से ठीक ऊपर क्या होगा, हमारा ईपी सेंटर होगा, या तो फिर 90 डिग्री के कोण पर ये स्थित होता है। क्लियर है, तो पूछ सकता है कि इसको आपको लिखना जिस प्रकार से, इसको एक्सप्लेन करना है किस चीज को, कि वो जगह जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा, भूकंप का मूल या उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। और वो बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है, उस जगह को क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा तरंग पहुंचा, अब क्या होगा कि जो उसके ऊपर जो भी चीज होगा, वो चीज में क्या होने लगेगा, कंपन शुरू होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कंपन शुरू होने लगेगा, और इसी कंपन जिससे शुरू हुआ इससे क्या होगा, हमको भूकंप फील हम लोग करने लगते। कभी कभी देखे होंगे आप लोग बचपन में, या अभी भी कभी कभी आप सोए लेते हैं या बैठे रहते हैं तो भूकंप आता है। जब कंपन होता है तो क्या होता है, हमारा घर हिलने लगता है,
टेबल हिलने लगता है, कुर्सी हिलने लगता है, आदमी भी हिलने लगता है, गाड़ी हिलने लगता है, मतलब जितने भी चीज़ है धरातल पर वो सारा चीज़ क्या होते हैं, मतलब उसमें कंपन वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक के कारण से। चलिए क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि जब भूकंप आता है, ठीक है, तो भूकंप आने से पहले कि वायुमंडल में जो है रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा कि जब भी भूकंप आए तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में क्या हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है। मतलब रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होने के कारण कि एक सूचक है, एक मतलब एक हमको ये दे रहा है कि क्या होता है भैया, हम आने वाले हैं, है ना। हम आने वाले मतलब कौन, हम नहीं, मतलब भूकंप आने वाला, मतलब एक सिंबल दे रहा है आपको, एक हिंट दे रहा है। ये कौन सा गैस, तो रेडॉन गैस। याद रखिएगा रेडॉन गैस की मात्रा का वायुमंडल बढ़ना, डेट मीन्स की भूकंप का आना, ये एक सूचक है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। चलिए, और ये भूकंप का जो अध्ययन होता है ना, जिस कहने मतलब हर चीज का क्या स्टडी होता है, तो भूकंप के बारे में भी पढ़ाई किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो भूकंप का जो अध्ययन उसको कहा था सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। क्लियर है। तो हम लोग ये जाने कि भूकंप होता क्या है, क्लियर है, भूकंप की उत्पत्ति होता क्या है, फोकस क्या है, अधिक केंद्र क्या है, एपिसेंटर क्या होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। हाँ, अब देखिए, अब ये एक चीज याद रखिएगा कि भूकंप यहां भी हो सकता है, भूकंप यहां भी हो सकता है, भूकंप यहां भी हो सकता है, भूकंप का जो फोकस है यहां भी, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, मान लेते हैं क्या हमारा, जैसे F1 है ना, क्या बोल सकते हैं, F1 है, ठीक है, F2 हो सकता है और F3 हो सकता है, मतलब फोकस 1, फोकस 2, फोकस, मतलब कहीं भी भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, फोकस कहीं, उद्गम केंद्र कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना ऊपर उद्गम केंद्र होगा वो क्या होगा, उतना ही खतरनाक होता है, वो उतना ही क्या होगा, तो खतरनाक होगा क्या, हमारा भूकंप। क्लियर है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, अब समझते हैं। देखिए, इसको बहुत अच्छे से आपको डायग्राम के साथ इसको बनाना है, इसको समझाना और इसको कॉपी में एक्सप्लेन कर देना आपको। ठीक है, कि क्या होता है, किस प्रकार से इसका उत्पत्ति होता है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या कारण है, भूकंप के आने के क्या कारण है। चलिए ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, भूकंप के कारण। भूकंप के कारण, देखिए भूकंप आया, देखिए किस प्रकार से, जो हमारा कितना सुंदर सा रोड था, है ना, पर उस रोड का क्या हाल हो गया, किसके कारण से, तो भूकंप के आने के वजह से, मतलब भूकंप के आने की वजह से ये पूरा क्या होगा, धाराशायी हो गया हमारा इतना सुंदर सड़क। ठीक है, अब ना इसमें अच्छे से आदमी चल पाएगा, ना अच्छे से कार चल पाएगा। ठीक है, तो किसी कारण से हो रहा है भूकंप का, मतलब भूकंप बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि भूकंप के क्या कारण है, ये तो समझ में आ गया, भूकंप आता कैसे है। चलिए सॉरी, तो भूकंप दो टाइप के होते हैं, भूकंप के कारण क्या है, तो दो टाइप के कारण है। पहला प्राकृतिक कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, तो प्राकृतिक कारण। क्लियर है, और दूसरा कारण जो है वो मानव निर्मित कारण है। कौन सा, तो मानव निर्मित, मतलब मानव के क्रियाकलापों के द्वारा भी क्या भूकंप की उत्पत्ति होती है, मानव निर्मित कारण। क्लियर है, चलिए तो दो चीज याद रखने, प्राकृतिक कारण, दूसरा कौन हो गया, मानव निर्मित कारण। अब देखिए प्राकृतिक कारण में क्या क्या आएंगे कि भूकंप जिसके, जिससे आपको गया ज्वालामुखी, क्या हो जाएंगे, ज्वालामुखी। तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के वजह से भी क्या होते हैं, कभी कभी भूकंप आते हैं, मतलब। ठीक है, दूसरा है भ्रंश, है ना, क्या हो गया, दूसरा भ्रंश, ये हमारा प्राकृतिक कारण हो गया। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण से भी आता है। और क्या हो सकता है बताइए, तो भूस्खलन, क्या हो सकता है, तो भूस्खलन। तो और इटीसी, बहुत सारे हैं इटीसी, मतलब बहुत सारे कारण हैं प्राकृतिक कारण जिसके वजह से भूकंप आता है और पृथ्वी में कंपन होता है, धरातल में क्या कंपन होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मानव निर्मित। भैया मानव बहुत तेज हो गया आजकल, है ना,
एक से एक एक्सपेरिमेंट करता है ना, धरातल जमीन को क्या खुदाई करता है, जिससे बोल सकते हैं खनन क्रिया, है ना, खनन क्रिया। तो खनन क्रिया के द्वारा भी भूकंप आते हैं, खनन क्रिया के द्वारा भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल सकते हैं, बांधों का निर्माण। अगर बड़े बड़े बांधों का अगर निर्माण किया जा रहा है तो बांधों के द्वारा भी क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। क्योंकि जिस जगह पे बांध बनाए जाते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, बड़े एरिया में पानी को स्टोर किया जाता है, और पानी के स्टोर से क्या होता है कि हमारा प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, और दाब के कारण से भी उस एरिया में भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। अगर भूकंप होते हैं वैसे जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हानिकारक होता है जीव जंतु के लिए, मनुष्यों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। तो खनन क्रिया के द्वारा, बांधों के निर्माण के द्वारा, और परमाणु विस्फोट, किसके द्वारा, तो परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट। क्लियर है, कौन सा विस्फोट, तो परमाणु विस्फोट। तो मतलब बहुत से कारण हैं किस चीज का, भूकंप आने का। इसको हम लोग दो भाग में कैटेगराइज किए हैं, एक तो प्राकृतिक कारण, दूसरा हो गया हमारा मानव निर्मित कारण। क्लियर है, चले, कोई दिक्कत, चले, ये हमारा हो गया कारण। तो कारण भी आपको बताना पड़ेगा क्या क्या कारण है भूकंप के आने के। तो दो कारण है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। दोनों का एग्जाम्पल दे देना कुछ कुछ कि प्राकृतिक कारण में कौन कौन हो सकते हैं और मानव निर्मित में कौन कौन से कारण हो सकते हैं भूकंप के उत्पत्ति का। क्लियर है, हाँ। क्योंकि ज्वालामुखी, भ्रंश, प्लेट विवर्तनिकी, भूस्खलन, ये प्राकृतिक हो जाए, मानव निर्मित, खनन, बांध का निर्माण, परमाणु विस्फोट, ये सब हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब भी भूकंप आ गया ना, देखिए ना, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, है ना। बड़े बड़े जो ओवर ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, वो टूट जाते हैं, रेल की पटरियाँ उखड़ जाती है ना, बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें क्या धराशायी हो जाते हैं, किसके वजह से, तो भूकंप के वजह से। बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, और भूकंप के बाद क्या मलबे का बहुत सारा ढेर लग जाता है, रेस्क्यू करना भी बहुत दिक्कत हो जाता है, उस मलबे से लोगों को निकालना, है ना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, हॉस्पिटल ले जाना, बहुत ही भयावह स्थिति होती है भूकंप आने के बाद। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भूकंप के प्रकार। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भूकंप का प्रकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूकंप के प्रकार। हम बहुत ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, भूकंप के प्रकार। ठीक है, भूकंप के प्रकार। तो देखिए भूकंप के प्रकार होते हैं कि भूकंप भी अलग अलग टाइप, इस प्रकार से मानो अलग अलग टाइप के होते हैं। हर चीज में क्या टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भूकंप के भी प्रकार होते हैं, और भूकंप के 3 प्रकार है। भूकंप के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। अब समझिए किस प्रकार से। देखिए जिससे हमारा ये है फोकस है, ये क्या हमारा, तो फोकस। ठीक है, तो ये हमारा फोकस यहाँ भी हो सकता है, फोकस यहाँ भी हो सकता है, और फोकस यहाँ भी हो सकता है कि नहीं। मतलब बोल सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा क्या, तो F1, ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हमारा F2, ये क्या है, तो F3। ठीक है, तो भूकंप तो यहाँ, भूकंप की उत्पत्ति यहाँ भी हो सकती है, भूकंप की यहाँ भी उत्पत्ति हो सकती है, भूकंप की उत्पत्ति यहाँ भी हो सकती है। क्लियर है, मतलब गहराई, मतलब हम लोग यहाँ के गहराई देख रहे हैं कि भूकंप जो उत्पन्न हुआ है वो कितनी गहराई में हुआ। तो अगर यहाँ पे होगा तो जाहिर सी बात यहाँ पे गहराई कम है, तो इसको हम लोग F1 माने। और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा F2 होगा, और नीचे जाएंगे क्या होगा, F3 होगा। मतलब जिसे समय गहराई को, तो भूकंप की गहराई के अनुसार से, है ना, मतलब भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। किस आधार पे, तो भूकंप मूल के गहराई के आधार पर। याद रखिएगा, भूकंप मूल के गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के। ठीक है, अब गहराई हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ। अब देखिए अब कौन कौन होगा। पहला है छिछला। पहला क्या है, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। दूसरा है
जैसे छिछला, मतलब ये हमारा क्या छिछला हो गया, मतलब ऊपर में, तो इसी कारण से ये जो भूकंप, अगर यहाँ भूकंप आता है, अगर इस जगह पर अगर भूकंप आ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप। ठीक है। दूसरा हमारा है मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। क्लियर है? दूसरा क्या होगा हमारा, तो मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। केंद्र के भूकंप। क्लियर है? और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा हमारा गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, मतलब गहरा, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। ठीक है, भूकंप। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या हो गया हमारा, छिछले, मतलब छिछला मतलब क्या, ऊपर में है ना, मतलब ये फोकस यहाँ पे, तो छिछला हो गया, और नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, और जब गहराई ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप हो गए, गहरे मूल उद्गम केंद्र के भूकंप। क्लियर है? अब देखिए जो छिछला का उद्गम केंद्र का भूकंप है, ये कहां से कहां तक होगा, मतलब भूकंप मूल से कहां, कितने किलोमीटर की गहराई तक। तो ये भूकंप मूल से कितना, तो भूकंप मूल से, भूकंप मूल से 0 से कितना किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर की गहराई पर, 0 से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई पर। ठीक है, तो 0 से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई तक क्या है हमारा, तो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। क्लियर है? कौन सा, छिछला। ठीक है, और ये जो छिछला है ना, तो ही खतरनाक होता है। ये जो छिछला है ये क्या होता है हमारा, तो खतरनाक है। ये छिछला क्या हमारा, तो खतरनाक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्पत्ति हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, ज्यादा विनाशकारी होता है। F2 और F3 के कंपेयर में कौन, तो F1। F1 ज्यादा क्या करेगा, विनाश लाएगा। इसी कारण से इसको हम लोग बोले छिछला, क्योंकि इसका कितना रेंज है, तो 0 से लेकर 500 किलोमीटर के बीच में। क्लियर है? तो ये खतरनाक होता है। ठीक है, अब दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। तो मध्यम उद्गम केंद्र का जो भूकंप होगा वो भूकंप मूल से 50 से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई पर, 50 टू कितना, 250 किलोमीटर की गहराई तक, याद रखिएगा, गहराई तक। और तीसरा जो हमारा गहरे उद्गम केंद्र के जो भूकंप है वो 250 से लेकर 700 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, तो 200 से लेकर 750 किलोमीटर की गहराई तक, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप और गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, और ये जो प्रकार है किस आधार पर, तो गहराई के आधार पर। किसका गहराई, तो भूकंप मूल के गहराई के आधार पर इसका हम लोग प्रकार बताया गया है। ठीक है, तो सबसे खतरनाक कौन होगा इसमें, तो छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप हो गए, जो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होता है। डेट मीन्स एग्जाम्पल में मतलब इस चीज को मान लेते हैं छिछला, मतलब F1, ये सारा खतरनाक हमारा होगा। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत, चलिए, तो पूछेगा सबसे खतरनाक, तो छिछला खतरनाक होगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा भूकंप के क्या पढ़ लिए हम लोग, तो प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब भूकंप आती है तो इसमें किसकी उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए, मतलब कितने प्रकार के वेव की उत्पत्ति होती है, इसको बोलेंगे हम लोग भूकंपीय तरंगे। क्या कहा जाएगा, भूकंपीय, ठीक है, क्या हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे। अभी ना बताया कि जब भूकंप आता है तो तरंगों की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। तरंग क्या चारों तरफ फैलता है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो भूकंपीय तरंग जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरंग। ठीक है, 2 तरंग। तो 2 तरंग को हम लोग डिवाइड किया गया है कि कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के बोलेंगे। 2 तरंग नहीं होते, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइप के होते हैं ना। कितने टाइप के, तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। पहला जो हमारा होगा उसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भिक तरंग। कौन सा तरंग, भूगर्भिक तरंग, भूगर्भिक तरंग। और दूसरा हमारा है धरातलीय तरंग।
धरातलीय तरंग है। ठीक है, तो जो भूगर्भिक तरंग है इसमें हमारा P और S तरंग आ जाए। कौन सा तरंग? P और S तरंग है। ठीक है, P और S वेव आ जाएंगे भूगर्भिक तरंग में। और धरातलीय तरंग की जब बात करेंगे इसमें हमारा आएगा L वेव। कौन सा तरंग आएगा? तो L वेव। इस चीज को याद रखिएगा। कौन सा वेव? तो L वेव। ठीक है, तो तरंग कितने प्रकार? 3 प्रकार पर टाइप है। 2 भूगर्भिक तरंग और दूसरा होगा धरातलीय तरंग। तो भूगर्भिक में कौन आ जाएगा हमारा? भूगर्भिक में आ जाएगा हमारा P और S आ जाएगा, और धरातलीय में कौन आएगा हमारा? तो L आता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर है कि भैया P तरंग होते हैं, S तरंग होते हैं और L तरंग होते हैं। मतलब जब भी भूकंप आएगा तो 3 तरंगों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, और यही 3 तरंग क्या होता है? फैलते, धीरे धीरे क्या होता है? फैलता है। अब ये देखेंगे कि कौन सा तरंग क्या सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, और कौन सा तरंग क्या होता है? कम खतरनाक होता है। और कौन सा तरंग सबसे पहले पहुंचेगा धरातल में, और कौन सा तरंग सबसे बाद में पहुंचेगा धरातल पर। अब हम लोग बात करते हैं P तरंग का। कौन सा तरंग? P तरंग, P वेव ना, P तरंग। ठीक है, P तरंग। तो देखिए P का मतलब हो गया क्या? P का मतलब पीना नहीं, मतलब P का मतलब हो गया प्राइमरी। कौन सा ये हो गया? तो प्राइमरी वेव हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तो प्राथमिक तरंग। क्या कहा जाएगा? तो प्राथमिक तरंग। ठीक है, तो देखिए जो P तरंग है वो किसके, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है। और जब भूकंप आता है, जब अर्थक्वेक आएगा ना, जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो भूकंप की उत्पत्ति में सबसे पहले कौन सा तरंग हमारा ये होता है? उत्पत्ति होता है, तो P तरंग की उत्पत्ति है। भूकंप के समय सबसे पहले P तरंग की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो भूकंप के समय सबसे पहले किस तरंग की उत्पत्ति होती है? तो P तरंग की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी के सतह पर अगर भूकंप हुआ भैया, तो सतह पे क्या होगा? कंपन होगा, डोलेगा, पहुंचेगा। तो सरफेस में भी सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचेगा यहाँ पे? तो P तरंग पहुंचता है। तो याद रखिएगा, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले P तरंगों को क्या करते हम लोग? फील करते हैं। जब भी भूकंप आता है, मान ले सपोज मैं खड़ा है, भूकंप आना क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, मतलब हम हिलना, मेरा हिलना मतलब मेरा माथा डुलना स्टार्ट हो गया, मेरा टेबल डुलना स्टार्ट हो गया, बोर्ड डुलना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स क्या? कि कौन सा तरंग को फील करें हम लोग? तो P तरंग को फील करें, क्योंकि भूकंप आएगा सबसे पहले कौन सा तरंग की उत्पत्ति होती है? P तरंग का। और धरातल पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा हमारा? तो P तरंग ही पहुंचता। क्लियर है? अब इसकी गति की बात करेंगे। P तरंग की गति क्या होती है? तो देखिए गति तेज है, गति या ज्यादा है तभी ना पहुंच रहा, मतलब बोल सकते हैं कि इसकी गति तेज है। इसकी जो गति है P तरंग का, एक क्या गति तेज है। जो तेज होगा वही ना सबसे पहले पहुंचेगा। तो PSL में गति की जब बात करें तो गति किसका ज्यादा है? P तरंग का ज्यादा है। और P तरंग का ज्यादा होने के कारण इसकी धरातल पे क्या सबसे पहले पहुंचती है। और जब भूकंप आता है तो भूकंप के समय भी सबसे पहले जो तरंग निकलेगा वो कौन सा तरंग है? तो P तरंग है। क्लियर? गति क्या सबसे तेज है। क्लियर? पर वही जब तीव्रता की बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे? तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता क्या होती है? सबसे कम है। तीव्रता क्या है? सबसे कम। कोई दिक्कत? तीव्रता क्या होती है? सबसे कम होती है। किसके कंपेयर से? सबसे कम। तो बताया, भाभी बताया कि P तरंग होता है भैया, S तरंग होता है, L होता है। तो सबसे कम किससे है? तो S एंड L से कम होता है ना। सबसे कम मतलब किससे? तो S एंड L से इसकी तीव्रता क्या कम होती है? किसकी? तो P तरंग की। पर गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो P तरंग होते हैं ना, ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। कौन सा? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। P तरंग क्या हमारा? अनुदैर्ध्य तरंग है। इस चीज को याद रखिएगा। P तरंग कैसा? तो अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर? इस वजह से ये जो तरंग है ना, ये 3 मीडियम है। कौन सा मीडियम? 3 मीडियम में। जैसे 3 मीडियम कौन सा हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब है ना। सॉलिड ठोस बोल सकता है, तरल बोल सकता है, और गैस। ठीक है, मतलब ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में क्या कर सकती है? संचरित हो सकते हैं। मतलब संचलन इसका हो सकता है। कौन सा तरंग का? P तरंग का। ठीक है, तो P तरंग ही है जिसका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में क्या संचलन हो सकता है? P तरंग का। क्लियर है? पर एक चीज याद रखिएगा कि इसका जो वेग होगा ना, इसका जो वेग होगा वो वेग
ठोस तरल और गैस में जाने के वजह से, मतलब ठोस तरल गैस में सीक्वेंसली क्या होगा, तो कम होते जाता है। क्या हो जाता है, इसका वेग कम होते जाता है, मतलब क्रमशः क्या हो जाता है, कम, मतलब ठोस में ज़्यादा होगा, तरल में और उससे कम होगा, गैस में उससे भी कम, मतलब उसकी जो गति वेग है, वेग क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है सॉलिड लिक्विड गैस में। किसका, तो पी तरंग का। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, तो पी तरंग। चलिए एक बार फिर से देख रहे हैं, पी तरंग में क्या है, तो पी तरंग की गति क्या सबसे तेज होती है, तीव्रता सबसे कम होती है, मतलब एस और एल से कम होती है। तो सबसे, इसको हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं, प्राथमिक तरंग बोलते हैं। पी तरंग की उत्पत्ति सबसे पहले होती है और धरातल पर भी पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है। और ये ऐसा तरंग होता है जो तीनों माध्यम, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में क्या कर सकती है, संचलित कर सकती है। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए कि पी तरंग क्या होती है और पी तरंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पी के बाद हम लोग नेक्स्ट तरंग जो हमारा है एस तरंग है। कौन सा, एस, डेट मीन सेकेंडरी वेव। हम लोग आते हैं अब एस तरंग में। एस तरंग है, एस तरंग। तो देखो जो एस तरंग होता है ना, इसको हम लोग सेकेंडरी वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सेकेंडरी वेव। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंग। क्या कहा जाता है, तो द्वितीयक तरंग। क्लियर है, द्वितीयक तरंग है। तो देखो पी को बोले प्राइमरी वेव और एस को क्या बोलेंगे, तो सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचा सरफेस पे हमारा, सबसे पहले जो तरंग पहुंचा हमारा वो कौन सा तरंग था, पी तरंग। कौन सा तरंग, तो पी तरंग। और पी तरंग के बाद जो तरंग पहुंचेगा वो तरंग कौन सा हमारा, तो एस तरंग है। कौन सा, तो एस तरंग। मतलब पी के बाद धरातल पर पहुंचने वाला तरंग कौन है, तो एस तरंग। क्लियर है। अब देखिए इसकी जो गति होगा ना, इसकी जो गति होती क्या होती है, पी से कम होती है। गति क्या होगी इसकी, तो पी से कम, क्योंकि बताया कि पी की गति क्या सब ज्यादा होता है। तो एस तरंग की गति जो है पी से कम, पी से कम। देखिए गति क्या होती है, पी से कम, लेकिन एल से ज्यादा होगा। लेकिन किससे ज्यादा होगा, तो एल तरंग से ज्यादा होगी, एल तरंग से ज्यादा। क्लियर है, क्योंकि वे यहाँ पे जो गति होगा पी का सबसे ज्यादा होगा, तो ये जो एस है तो पी से कम होगा, लेकिन एल से क्या होगा, इसकी गति ज्यादा होती है। किसकी, तो एस तरंग की। कोई दिक्कत, ठीक है। बट इसकी तीव्रता की बात करेंगे, किसकी, इसकी तीव्रता। तो देखिए तीव्रता जब होगा, तीव्रता याद रखिएगा, इसकी जो तीव्रता होगी पी से अधिक होगा। किससे तीव्रता अधिक होगा, पी से अधिक होगा। तीव्रता क्या है, पी से अधिक, लेकिन एल से कम होगा। लेकिन एल से क्या होगा, इसकी तीव्रता कम होगी। मतलब एल की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए एल से कम है, व पी से क्या, इसकी तीव्रता ज्यादा होती है। किसका, तो एस तरंग का। क्लियर है, तो तीव्रता पी से अधिक और एल से क्या होती है, कम होती है। अब जिस प्रकार से हम लोग देखे कि पी तरंग सॉलिड लिक्विड गैस तीनों माध्यम में क्या कर सकता, संचलन कर सकता है, वो जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ जो है किस माध्यम में जा सकता है, सिर्फ ठोस माध्यम। किस में जाएगा ये, तो ठोस में। क्लियर है, मतलब ये केवल ठोस माध्यम में ही क्या कर सकती, गमन कर सकती। याद रखिए कौन सा माध्यम, तो ठोस माध्यम। क्लियर, ठोस माध्यम। ठीक है, और ये जो होता है हमारा प्रकाश तरंगों के तरह, जब प्रकाश तरंग होते हैं तो प्रकाश तरंगों की तरह से अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। किसी तरंग होती है, तो इस तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगों की तरह ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे, तो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो प्रकाश तरंगों की तरह जो एस तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग मतलब ट्रांसवर्स वेव होती है। क्लियर है, तो पी का गति सबसे ज्यादा, पी के बाद गति किसका है, एस का, और सबसे कम गति किसका, एल का सबसे कम गति होता है। बड़ा वही तीव्रता की बात करेंगे तो सबसे कम तीव्रता किसका होता है, तो पी का होगा।
उसके बाद एस का होगा, और सबसे ज्यादा तीव्रता किसका होगा, एल का होगा। तो तीव्रता जिसका ज्यादा होगा वही सबसे क्या होता है, खतरनाक होता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखें खतरनाक कौन है, खतरनाक कौन है। चलिए इसको ये कर दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन सा तरंग, एल तरंग, एल तरंग। देखिए L4 लव तरंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लव तरंग भी कहा जाता है, मतलब लव वेव है ना। कौन सा वेव, लव वेव। तो लव का मतलब ये थोड़ी इसको प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं, इस वेव को प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा प्यार करेगा तो वेव इसके पास जल्दी पहुंचेगा, वैसा कुछ नहीं है ना। ये तो जो लव वेव मतलब जो इस तरंग की जो खोज किए थे, जो वैज्ञानिक नाम था लव, क्या नाम था वैज्ञानिक का, तो लव, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लव वेव भी कहा जाता है। याद रखिएगा एडवर्ड हॉप लव, याद रखिएगा एडवर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडवर्ड हॉप लव, ठीक है। इस नाम याद रखिएगा, एडवर्ड हॉप लव के कारण से ही इस तरंग को क्या कहा गया, तो लव वेव कहा गया है, क्योंकि इसका नामकरण जो हुआ एल वेव का किनके नाम पर, तो एडवर्ड हॉप लव के नाम पर हुआ, इसी कारण से हम लोग लव वेव भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि इसकी गति क्या और इसकी तीव्रता क्या है ना, गति और तीव्रता, और दूसरा हो जाएगा हमारा तीव्रता, कितना तीव्र है ये। तो देखिए एल वेव जिस प्रकार से लव खतरनाक होता है, प्यार खतरनाक होता है कि नहीं, भूचाल ला देता है, क्या जिंदगी में भूचाल ला देता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा लव वेव है, एल वेव है, ये भी क्या होगा, हमारा सरफेस पे, हमारे धरातल पे क्या ला देगा, तो भूचाल ला देता है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो गति होती है ना, इसकी जो गति है ये क्या है, सबसे कम है, गति क्या है, सबसे कम है, सबसे कम मतलब P और S से कम है, मतलब सबसे कम मतलब क्या, P एंड S से कम है। पर वही जब तीव्रता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा, तीव्रता क्या है, तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मतलब किससे, तो P और S से क्या ज्यादा है, P एंड S से क्या है, ये ज्यादा है। और तीव्रता ज्यादा होने के कारण से सबसे खतरनाक मतलब सबसे विनाशकारी जो होता है वो कौन सा तरंग है, तो एल तरंग। सबसे विनाशकारी जो तरंग है कौन सा तरंग, एस तरंग। क्लियर है, सबसे विनाशकारी, क्लियर है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए तरंग यही था। तो अगर पूछेगा कितने प्रकार के तरंग, 3 प्रकार के तरंग, एक तो भूगर्भीय तरंग हो गया, भूगर्भीय में कौन है, P और S, और धरातलीय में हमारा हो जाएगा एल तरंग। तो सबसे खतरनाक कौन सा तरंग हुआ, तो यहाँ पे एल तरंग सबसे खतरनाक मतलब धरातलीय तरंग हुआ। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और इसका गति क्या सबसे कम होती है। तीव्रता ज्यादा होने के कारण सबसे विनाशकारी होता है, ये भूचाल ला देगा, समझ ली, हिला देगा, है ना, उथल पत्थल क्या मचा देगा भैया, उथल पुथल मचा देगा भैया, धरातल पर भी और जिंदगी पर भी, ठीक है। तो भूकंप ना आए वही सबके लिए बेटर है, ठीक है। और भूकंप से जितना बचाव कर सकते वैसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, इससे भूकंप आने की संभावना क्या है, बढ़ जाए, ठीक है। तो बहुत सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो है। प्राकृतिक तो समझे चलो, प्राकृतिक पर हमारा क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है, कम से कम मानव निर्मित जो होते हैं भूकंप, उस पर तो हम लोग अपना कंट्रोल है ना, उस चीज को तो रोक सकते हैं, उस चीज को कम किया जा सकता है कि भूकंप ना आए। चलिए देखिए भूकंप तो आ गया, ये दो देखिए हम लोग कि भूकंप आया हमारा। तो भूकंप कितना खतरनाक था, भूकंप कितना खतरनाक था, इसका हम लोग जज कैसे करेंगे, है ना। भूकंप मान हो सके तो भूकंप को क्या करते हैं, फील करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फेल्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको फील करते हैं। भूकंप आया हम लोग फील किए, और अल्प समय के लिए आया और तुरंत चला भी जाता है, ठीक है। कुछ सेकंड में तो पूरा क्या भूचाल मचा देता है, कुछ सेकंड में पूरा क्या होगा, भूचाल मचा देगा, आतंक मचा देता है, ठीक है। तुरंत फील किया, तुरंत मतलब जादू चुटकी बजाते हैं ना, उसी प्रकार से भूकंप आया और तुरंत चला जाता है, पर बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत कुछ छोड़ के चला जाता है अपना जो भी छाव। अब बात करते हैं भूकंप तीव्रता का मापन के बारे में बात करेंगे कि भूकंप की तीव्रता कैसी तो कितना वो खतरनाक था।
भूकंप तीव्रता का मापन। कैसे मापेंगे? देखिए हर चीज़ को हम लोग मापते हैं ना। अगर दुकान जाते हैं, दुकान में हम लोग क्या कुछ खरीदते हैं तो भैया नापते हैं कि भैया 1 किलो है, 2 किलो है, कुछ तो उसका मेजरमेंट है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से भूकंप कितना तीव्र है, कितना खतरनाक है, इसका भी मापन किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के मापन के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया था? सिस्मोग्राफ। क्या हो गया? तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता, उसी में भूकंप की तीव्रता, क्योंकि उसमें तीव्रता भी तो नापना है ना। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर स्केल, क्लियर है? तो रिएक्टर स्केल का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगर यंत्र का देखेंगे तो यंत्र कौन हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। उसी के अंदर भूकंप की तीव्रता मापने के रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो इसको रिएक्टर स्केल को रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है। किसे? तो रिएक्टर स्केल को। ठीक है, तो देखिए भूकंप की जो भी तरंग होते हैं उस तरंग में रिएक्टर स्केल में कहां से कहां तक? तो 0 से लेकर 10 तक। 0 से लेकर कब तक कहां तक नापा जाता है? तो 10 तक के आधार पर मापा जाता है। याद रखिएगा 0 से लेकर 10 तक का आधार। ठीक, इसी में देखते सुनते होंगे कि भूकंप कितना है। रिएक्टर कब सुनते होंगे? न्यूज में सुनते होंगे, पेपर में दिया हुआ रहता है कि जो भूकंप की तीव्रता कितना रिकॉर्ड किया गया? 7 रिएक्टर स्केल, 6 रिएक्टर स्केल, 5 रिएक्टर स्केल, 8 रिएक्टर स्केल। मतलब पता चल जाता है कि भूकंप कितनी तीव्र था और भूकंप कितना खतरनाक था, और रिएक्टर स्केल से हम लोग माप लेते हैं इसकी तीव्रता। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता जो रिएक्टर स्केल में होगी वो 0 से लेकर 10 तक होता है। 10 तक का आधार होता है। क्लियर है? अब देखिए मान लेते हैं कि भूकंप आया है कितना रिएक्टर स्केल का? 5। तो 5 से 6 जाएगा, 6 से 7 जाता है, 7 से 8, इस प्रकार 10 तक, 0 से 10 तक जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूकंप के 5 से 6, अगर सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर 5 से 6 मतलब रिएक्टर स्केल में 5 से 6 मतलब 1 अंक की क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। मतलब क्या 1 अंक की क्या हो रही है? तो बढ़ोतरी हो रही है। मतलब इस स्केल में, इस रिएक्टर स्केल में प्रति बढ़ते 1 अंक के साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ जाएगी? तो 10 गुना बढ़ जाती है। याद रखिएगा किस रिएक्टर स्केल में प्रत्येक 1 अंक के साथ अगर बढ़ोतरी होता है 1 अंक का, अगर 5 से 6 होता है तो इसकी जो ये होगा कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 10 गुना बढ़ जाता है। क्या? तो तीव्रता। तीव्रता कितना गुना बढ़ जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही जब बात करते हैं ऊर्जा की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? ऊर्जा का। मतलब किसका? ऊर्जा का। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा भी तो निकलती, जब भूकंप आता है क्या निकलता? ऊर्जा निकलता। तो ऊर्जा 36 गुना बढ़ जाएगा। ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 36 गुना बढ़ जाएगा। तो 10 गुना क्या बढ़ेगा? हमारा तीव्रता बढ़ेगा, और 36 गुना क्या बढ़ेगा हमारा? तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। ऊर्जा का निष्कासन जो कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 36 गुना बढ़ जाता है। मतलब प्रति 1 अंक के बढ़त के साथ। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना है आपको। चलिए, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रिएक्टर्स को, तो इसको याद रखिएगा। प्रति 1 अंक के बढ़ने की वजह से क्या होगा? हमारा कितना बढ़ जाएगा? तो तीव्रता 10 गुना। और वही जब ऊर्जा का जो निष्कासन होता है, ऊर्जा का निष्कासन कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 36 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग ये देखना है हम लोग को कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी, बोलते भूकंप प्रभावित कौन कौन सा क्षेत्र है या कौन कौन सी पेटी है। मतलब कहाँ पे भूकंप अधिक आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा एरिया है। देखिए, क्योंकि जब भूकंप हो या ज्वालामुखी कोई भी चीज हो, है ना, एक किसी एरिया में, सर्टन एरिया में वो आते हैं, वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को देखेंगे भूकंप की क्या कौन कौन सा पेटी है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी। तो इसको हम पहला मानते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। क्या हो जाएगा? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो सपोज समझिए कि अगर 100% हमारा अगर भूकंप आता है पूरा विश्व में, ठीक है, 100% पूरा भूकंप आता है, तो उस 100% में से 65% जो भूकंप आएगा ना हमारा, वो कौन सा पेटी के अंतर्गत आता है?
किस पेटी में, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आएगा। मतलब विश्व का लगभग 63 सॉरी कितना परसेंट, तो 63 65 मान लेते हैं ना, कितना परसेंट, तो 63% जो आएगा भूकंप वो कहाँ पे आएगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। और ये जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है इसका भी जो दो भाग में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, मतलब पहला शाखा और दूसरा शाखा। ठीक है, तो पहला शाखा में कौन कौन सा देखिए एरिया यहाँ पे हमारा है, तो कमचटका प्रायद्वीप से लेकर कहाँ से, तो कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराल एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूह तक क्या फैला हुआ कौन सा शाखा, तो पहला शाखा किसका, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी का। और ये क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, भूकंप आते, इसी क्षेत्र में क्या सबसे ज्यादा भूकंप आता है। और दूसरा जो शाखा, दूसरा जो ब्रांच इसका है, तो चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होते हुए अलास्का तक जाती है। कहां तक जाएगी ये, तो अलास्का तक जाती है दूसरी शाखा किसका, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी का। क्लियर है, चलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ है ना कि सबसे ज्यादा जो भूकंप पेटी है वो कौन है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। और इसका भी ब्रांच है, दो अलग अलग ब्रांच, दोनों को आपको लिखना है अच्छे से। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग दूसरा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सा पेटी है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब देखिए ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है या क्षेत्र है, ये पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन और म्यांमार तक फैला। मतलब भारत भी इसी में, उसमें है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में, किसमें है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में ये है। क्लियर है, चलिए। हाँ, मध्य महाद्वीपीय पेटी में ये है, कोई दिक्कत, चलिए। मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, मध्य अंटार्कटिक पेटी है ना, मध्य अंटार्कटिक पेटी। देखिए इसमें है उत्तर में आइसलैंड से लेकर, कहां से लेकर, तो आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक क्या फैला हुआ हमारा कौन, तो मध्य अंटार्कटिक पेटी। क्लियर है। और इस पेटी का जो ज्यादातर भूकंप जो आएगा हमारा कहाँ आता है, तो विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आएगा। कहाँ पे, तो विषुवत रेखा, डेट मीन्स कि ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री क्या है, तो विषुवत रेखा। तो इसमें जो भूकंप आएगा, अधिकतर भूकंप कहाँ पे आता है, तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ये भूकंप हमारा अर्थक्वेक आएगा। किसमें, तो मध्य अंटार्कटिक पेटी में। कोई दिक्कत, चलिए इस चीज को याद रखिएगा, पेटी है। अब नेक्स्ट पेटी ये हमारा हो गया, क्या देखें, मध्य अंटार्कटिक भी देख लिए। ठीक है, तो इस पेटी को आपको याद रखना है कि भूकंप के कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा पेटी है, और किस पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, किस में कम आते हैं, और कौन कौन सा क्षेत्र किस पेटी में आएंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत में भूकंप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, भूकंप के क्षेत्र है, भारत में भूकंप के क्या क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत में जो भूकंप के क्षेत्र, याद रखिएगा, भारत में जो भूकंप के क्षेत्र है वो है हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या आते हैं, हमारे भूकंप आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी भी हिमालय का क्या उत्थान जारी है। ठीक है, उत्थान जारी मतलब अभी भी क्या उसमें हलचलें हो रही है। उत्तरी मैदान, मैदानी भाग जो, वहां पे भी भूकंप है। और तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार में क्या संरचना अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, पथरीला है, पर भी फिर भी तटीय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। तटीय क्षेत्र में फिर भी क्या होते हैं, भूकंप, जैसे कच्छ है ना, तो कच्छ में भूकंप हमारे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो विस्तार देखेंगे, हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार देखेंगे, कहां से देखेंगे, तो उत्तर पश्चिम में। कहां पे, तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, जम्मू कश्मीर से लेकर, कहां से, जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो रहा हमारा, कहां से, तो जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, क्लियर है, उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में, क्लियर है, कहां तक है, असम मणिपुर तक। कहां तक है, तो असम मणिपुर तक है, असम मणिपुर तक, असम मणिपुर तक। तो ये हमारा हो गया कौन सा, तो हिमालय क्षेत्र, क्योंकि हिमालय वाला एरिया में भी हमारा क्या होता है, तो भूकंप आता है। इस एरिया में क्या होता है, हमारा भूकंप आते हैं। इस एरिया में भूकंप आते हैं क्योंकि हिमालय से मतलब हिमालय से क्या छठा, मतलब पूरा टच किया हुआ एरिया। दूसरा है उत्तरी मैदान। ठीक है, कौन सा,
तो उत्तरी मैदान। तो देखिए हिमालय के जस्ट नीचे हमारा जैसे भाबर क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र होता है, उसके बाद हमारा कौन सा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र आ जाता है। तो जो मैदानी क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हिमालय से क्या सटा हुआ है, या हिमालय से बहुत क्या नजदीक है। इस वजह से भारत के उत्तरी मैदानों में भूकंप के झटके आते हैं, या भूकंप बहुत बार आए भी है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और सतलज नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी का क्षेत्र, ये हिमालय से क्या है, तो सटे हुए हैं। क्लियर, हिमालय से सटे होने के कारण से यहाँ पे भी भूकंप आने का संभावना, पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। अब आते हैं हम लोग तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भैया हमारा प्राचीनतम चट्टानों से बना है। किससे बना है, तो प्राचीनतम चट्टानों से बना है, याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीनतम चट्टानों से बना है, तो भूकंप का संभावना तो कम होना चाहिए। फिर भी जो इसका जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या भूकंप आने की संभावना है, और भूकंप आते भी है, याद रखिएगा। पर तटीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा क्षेत्र में, तो तटीय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। जैसे बोल सकते कच्छ है ना, कच्छ है ना गुजरात में, तो तटीय क्षेत्र में भूकंप हमारे आते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र बात करें हम लोग, भूकंप क्षेत्र, भारत का भूकंप क्षेत्र के बारे में बात की है। क्लियर है, भारत के भूकंप क्षेत्र के बारे में इसमें हम लोग बात की है। क्लियर है, तो पूरा हम लोग आज क्या देखे, भूकंप को देखे कि भूकंप होता क्या है, भूकंप के कितने प्रकार है, भूकंप जब आता है तो कितने प्रकार की तरंग की उत्पत्ति है, भूकंप का वैश्विक वितरण देखे, कहाँ का भूकंप का पेटी है, भारत में भूकंप किस एरिया में फैला हुआ है, उस चीज को भी हम लोग आज देखें। अब एक निकालते हैं कि इसका क्या लाभ क्या है। ठीक है, इसका क्या लाभ है, लाभ ने मतलब क्या प्रभाव, इसका क्या प्रभाव है। तो प्रभाव यही है कि बहुत ज्यादा का जब भी भूकंप आए किसी भी इलाका में आएगा तो भैया वो विनाश लाएगा ही, है ना, तो विनाश लाएगा। तो भूकंप से बचाव के लिए हम लोग कुछ रोकथाम कर सकते हैं, है ना। जब भी भूकंप आए तो उस जगह को, बड़े बड़े एरिया को क्या कर दिया, खाली कर दिया जाए, खुले मैदान में आ जाए। ठीक है, घर बनाए तो नक्शा से बनाए, घर को मजबूत बनाए, जो उसका बड़े बड़े जो पिलर होते हैं, पिलर बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भूकंप जब आएगा, भूकंप सहने का मतलब कंपन, वाइब्रेशन सहने का शक्ति उसमें क्या, उस घर में ज़्यादा हो, तो ये हो सकते हैं। घर जैसे अगर पहाड़ी क्षेत्र में अगर घर है तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या हो, लकड़ी का घर बनाया जा सकता है, हल्के हल्के घर बनाया जा सकता है। अगर भूकंप आता भी है तो ज़्यादा विनाश नहीं करे, क्योंकि देखो जब भी भूकंप आता है, अगर किसी सिटी में अगर आता, शहरी अर्बन एरिया में अगर भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। क्यों, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसमें, है ना, और उसी बिल्डिंग में बहुत सारे क्या लोग रहते हैं, एक बिल्डिंग बहुत सारे लोग। जब भी कभी भूकंप आता है, अगर क्या बिल्डिंग कोलैप्स करता है तो उसमें क्या जान माल की हानि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है, चलिए, है ना। और भूकंप से कभी कभी क्या आएगा हमारा, तो कभी कभी लैंड मतलब भूस्खलन भी आ जाता है। भूकंप कारण से क्या भूस्खलन भी आता है, जमीन में क्या बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं। ठीक है, जमीन में बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं। भूकंप के आने से समुद्र में सुनामी की उत्पत्ति भी हो जाती है ना। क्या हो सकता है समुद्र के अंदर भी क्या प्लेटों का अगर क्या हो गया, खिसकाव हुआ होगा, संचलन हुआ, भूकंप आया होगा समुद्र के अंदर, तो उससे भी क्या कभी कभी क्या सुनामी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये सब कारण है भूकंप के, और भूकंप से हम बच सकते हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं, बस कुछ सावधानी को बरत के भूकंप के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। और जो मानव जनित जो हमारा क्या भूकंप है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट वैसा करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और भूकंप की उत्पत्ति ना हो। क्लियर है, चलिए, तो ही था हमारा टाइप। तो इसको आपको अच्छे से लिखना है, सजा के लिखना है कि भूकंप क्या है, कितने प्रकार है, तरंग कितने प्रकार होते हैं, सबसे खतरनाक तरंग कौन है, सबसे तीव्रता, सबसे किस तरंग की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, वितरण बता दिए कि कहाँ का कौन कौन सा पेटी है, और भारत में कौन कौन सा क्षेत्र है कहाँ, तो भूकंप का। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट्स में सारा कुछ आपका अवेलेबल होगा, नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आ जाए कि भूकंप क्या है और भूकंप क्यों इम्पोर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम के लिए, जेपीएससी मेंस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में, है ना, ये जो भूकंप जो चैप्टर अर्थक्वेक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब हॉट टॉपिक है। ये क्या है, हमारा हॉट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इस वजह से इस टॉपिक को अच्छे से माइंड में पूरी तरह से घुसा लेना, है ना, माइंड में क्या करना, फेविक्विक की तरह से चिपका लेना, कहाँ पे, दिमाग में। ठीक है, आए तो छूटे नहीं, उसको अच्छे से हम लोग क्या कर पाए, तो एक्सप्लेन कर पाए, अपने कॉपी में अच्छे सजा के उस चीज़ को लिख पाए। ठीक है,
और प्रैक्टिस भी हो, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहली बात आपको पढ़ना है, लिखना है, किस प्रकार से आप लिखते हैं उस चीज़ को, है ना, कितने अच्छी तरह से सजा के लिखते हैं, डायग्राम बना के लिख सकते हैं उसको, ठीक है, डायग्राम बना के शो भी करवा सकते हैं कि भूकंप का कौन कौन सा क्षेत्र है हमारा। तो ये तो हिमालय वाला क्षेत्र हो गया हमारा, है ना, भूकंप का। फिर हमारा क्या उत्तरी मैदान है, यहाँ भी भूकंप का क्षेत्र है। जो गुजरात वाला जो इलाका है, कच्छ वाला इलाका, वहाँ भी भूकंप है। और बीच बीच में ऐसा नहीं झारखंड में भूकंप आते, ऐसा नहीं कि झारखंड में नहीं आते, झारखंड में भूकंप के झटका समय समय पर हम लोग को फील होता है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होता, पर नुकसान ज़्यादा का हिमालय क्षेत्र में होता है। आपके गुजरात वाले एरिया में ज़्यादा नुकसान करता है ये, ठीक है, मैदानी भाग में ज़्यादा नुकसान करता है। और इधर जो हमारा ये जो प्रायद्वीपीय भारत में या जो झारखंड का ये एरिया, इसे भूकंप उतना खतरनाक नहीं होता, ठीक है। पर भूकंप आते जरूर है, और आज तक हम लोग भी बहुत सारे भूकंप फील किए हैं, आप भी जरूर फील किए होंगे किस चीज़ को, भूकंप को। चलिए, तो इस चीज़ को याद रखना है और भूकंप को अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? देखिए भूकंप का कितना खतरनाक क्या है, ये देखिए कितने बड़े बड़े घर क्या गिर गए, घर डग गए, कितने लोग इसके अंदर दब गए। देखिए जेसीबी के द्वारा कैसे निकाला जा रहा, मलबे को निकाला जा रहा, लोगों को निकाला जा रहा। तो इस पिक्चर को देख के, इस फिगर को देख के आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि भूकंप जब आता है तो ये कितना भयावह स्थिति बनाता है, कितना खतरनाक होता है, मतलब हृदय को क्या कर देता है, कल्पित कर देता है ये, ठीक है। तो बहुत ही होता है भूकंप, खतरनाक होता है। चलिए, तो इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक देखेंगे, है ना, जेपीसी मेंस के लिए भौतिक भूगोल में। चलिए, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना लिखिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो लिखने का खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, और राइटिंग भी सुधारने की कोशिश कीजिएगा। मेरा राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं है, बट आप लोग बोलते हैं कि जो भी राइटिंग अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग को सुधारने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच।